साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी आपके समक्ष हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम एक चर्चा करेंगे और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं, श्री इंद्रजीत राय साहब। नमस्कार इंद्रजीत जी। थैंक यू। ये हमारे न केवल मित्र ही हैं बल्कि ये 2000 वर्ष से पत्रकारिता में बहुत ही वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और वर्तमान में ये सीनियर एडिटर हैं एबीपी में। एबीपी जो दिल्ली में है, मुझे इनके कार्यालय में भी इनसे कई बार मित्रता के कारण मिलने का सौभाग्य मिला और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी उपलब्धियाँ इन्होंने की और आप शायद ये सोच करके थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि एक पत्रकार का इंटरव्यू हम अपने इस संस्थान में करने जा रहे हैं। तो मैं इनसे यही हंसी में कह रहा था कि आज ये रोल रिवर्सल का दिन है कि हमेशा आप हम लोगों के इंटरव्यू करते रहे हैं, लेकिन आज आप का साक्षात्कार करने का मुझे मौका मिला है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि श्री राय एक न केवल पत्रकार हैं बल्कि फोरेंसिक विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने बलिया के होने के बावजूद 1993 में 1993 में ये सुदूर जो फोरेंसिक साइंस का जो प्रथम विश्वविद्यालय था, जहाँ पे पहला संस्थान में एक डिपार्टमेंट बनाया गया फोरेंसिक साइंस का, सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश स्थित है, वहाँ से इन्होंने 1993 में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वर्ष 2000 में इन्होंने पत्रकारिता का अपना जीवन शुरू किया और वर्ष 2006 में इनके द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से दोबारा मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की गई क्रिमिनोलॉजी में। तो आप सोचिए कि इनका फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी में कितना रुझान रहा है। और इन्होंने मुझे व्यक्तिगत बातचीत के दौरान भी बताया कि इस शिक्षा के द्वारा इनको आपराधिक मामलों की पत्रकारिता करने में भी बहुत बड़ा सहयोग इनको प्राप्त हुआ। इनके बारे में कई चीज़ें और भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ श्रोताओं, मेरे साथियों। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पिछले ही वर्ष 2023 में प्रथम फोरेंसिक पत्रकार, फर्स्ट फोरेंसिक जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला। इन्हें पूर्व में फ्रेंच पार्लियामेंट के द्वारा भी अवार्ड से नवाजा जा चुका है और इन्हें और भी बहुत सारे ऐसी प्रशस्ति पत्र मिले हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। इनके द्वारा वेब सीरीज भी बनाई गई जो हमने अपने संस्थान में भी छात्रों को दिखाई और इसका बहुत लाभ हमारे भी विद्यार्थियों को मिला। तो आपका पुनः एक बार स्वागत है इंद्रजीत जी। आज मैं आपसे कुछ विषयों पर ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आप हमारे संस्थान में छात्रों के साथ आज भी इंटरेक्ट किए हैं, उससे पहले भी आपको एक आमंत्रित गेस्ट के रूप में हमने आपको बुलाया था और आपने इंटरेक्शन किया, जिसकी हमारे छात्रों ने बहुत सराहना की और इसलिए मैंने आज आपको दोबारा आमंत्रित किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फोरेंसिक का जो विषय है, आप एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते थे और भी आपको करियर में बहुत कुछ एवेन्यूज बन सकते थे, लेकिन आपने पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना। तो इसमें जाने का क्या महत्व था और किस प्रकार फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी का जो अध्ययन आपने किया उससे आपको जो क्रिमिनल मैटर्स की रिपोर्टिंग है उसमें कैसे लाभ मिला, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए सर, आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए जो स्किल चाहिए वो इंडस्ट्री में नहीं है, ख़ासतौर से हमारी इंडस्ट्री में। अब अगर मैं क्राइम को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो आई हैव गुड नॉलेज रिलेटेड टू दैट डोमेन। बहुत अच्छी बात है। फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के बाद और उसके बाद मैंने आगे जब क्रिमिनोलॉजी पढ़ा तो क्राइम और क्रिमिनल को लेके एक अच्छी समझ हमारे अंदर पैदा हुई। अच्छी समझ जब पैदा हुई तो हमारी स्टोरी टेलिंग जो देश के सामने होनी चाहिए और जो भरोसेमंद तरीके से होनी चाहिए, एक अच्छे लॉजिक के साथ होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि जर्नलिज्म से ज़्यादा फ़ायदा फॉरेंसिक साइंस की नॉलेज ने
मुझे ड्यूरिंग माय करियर ये हमेशा दिया। ये बात की जो आपने कहा, मैं एक उदाहरण से आपकी बात को समर्थन करना चाहूँगा, मैं उस पर आपकी भी टिप्पणी चाहूँगा कि अभी जो कोलकाता में अभी पिछले 2 माह पूर्व जो एक अपराध हुआ, एक डॉक्टर के साथ जो बलात्कार की घटना हुई जो बहुत जघन्य थी, उसमें जिस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन किया गया कि उसमें लगभग 151 ml सीमाइनल कंटेंट उसकी बॉडी में पाया गया, ओवरी में पाया गया, जो बाद में जानकारी मिली कि वो पूरी ओवरी का कंटेंट की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही कि अगर फोरेंसिक की जानकारी हमारे जर्नलिस्ट को हो तो वो क्राइम की रिपोर्टिंग को और बेहतर कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए हम लोग एक नए कोर्स को जन्म देने का प्लान कर रहे हैं, जल्दी हम यहाँ संस्थान में शुरू करने की सोच रहे हैं, जिसका नाम है फोरेंसिक जर्नलिज्म। तो मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत भी हूँ और मुझे ये सुनकर के अच्छा लगा कि एक पत्रकार फोरेंसिक को किस प्रकार बेहतर ढंग से यूज कर सकता है, उसने आपने प्रकाश डाला। तो थोड़ा और आप अपनी जर्नी को बताएंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए सर, जो जैसा आपने बताया कि कलकत्ता वाला मामला, कलकत्ता वाले मामले से पहले आपके उत्तर प्रदेश का ही एक बदायूं का मामला था, गुड़गांव का एक रेयान मर्डर केस था। रेयान के केस में क्या हुआ, एक बच्चे के हत्या के आरोप में मीडिया ने बिना लॉजिक को समझे, बिना तथ्यों की पड़ताल किए उस स्कूल के बस ड्राइवर पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पे लाल लगा के ये दरिंदा आरोपी और क्या क्या नहीं कहा गया। बाद में जब जांच की गई तो पता चला वो निर्दोष है। वो सीबीआई की जांच थी, बाय द वे उन दिनों मैं भी सीबीआई में था, मेरा बैचमेट वहाँ जेडी था। तो जी आपने बहुत ठीक बात कही और उसमें बाद में मालूम हुआ कि वो निर्दोष था। तो देखिए, मीडिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया की रिपोर्ट की हुई चीज़ों से सोसाइटी बायस्ड होती है, उसका ब्रेन बायस होता है, सिस्टम का ब्रेन बायस होता है, जुडिशरी भी उससे प्रभावित होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर वो स्किल नहीं हुई तो ये बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। इसमें स्किल लोगों का आना ज़रूरी है। और फॉरेंसिक जर्नलिज्म जैसा आपने कहा, मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन मीडिया में लोग स्किल्ड हो जाएंगे और फॉरेंसिक्स पढ़ के मीडिया की स्टोरीज को रिपोर्ट करेंगे, जितना क्योस अभी मच रहा है वो नहीं मचेगा। बहुत सही बात आपने कही। तो हमारे लिए टेक अवे है साथियों कि अगर हमारे जर्नलिस्ट को फोरेंसिक की बेसिक जानकारी होगी, हम ये अपेक्षा नहीं करते आपसे कि आप कोई बहुत बड़े फोरेंसिक के वैज्ञानिक बने, लेकिन एक बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो निश्चित रूप से आपको काम करने में उसका लाभ मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि यूपीआईएसएफ लखनऊ को इस कोर्स को जल्दी लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ और ऐसे कुछ आपके जीवन के ऐसे वृत्तांत, कुछ ऐसी घटनाएं जिससे आपको ये लगता हो कि फोरेंसिक साइंस का जो आपने ज्ञान अर्जित किया, उससे आपको 1-2 केस ऐसे बताएं कि जो हमारे दर्शकों को लगे कि, क्योंकि इससे एक लाभ ये होगा राय साहब कि जो हमारे यंग फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म की तरफ भी जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उनके लिए कैरियर का भी एवेन्यूज़ है और कैसे वो अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिए। देखिए सर, मीडिया क्या है? मीडिया घटनाओं को एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के रूप में क्रेडिबल तरीके से देश के सामने रखने का माध्यम है। बिल्कुल। अब क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी? क्रेडिबिलिटी तब आएगी जब आप इस्टेब्लिश्ड लॉजिक के साथ, विज्ञान के तर्कों के साथ आप तथ्यों को परख के और उसको लोगों के सामने ले जाएंगे, लॉजिक के साथ लेके जाएंगे। जी। फॉरेंसिक साइंस क्या है? फॉरेंसिक साइंस एक साइंटिफिक लॉजिक है एक घटना को रिकंस्ट्रक्ट करने का। बहुत बढ़िया बात कही। तो अगर जर्नलिस्ट इसको समझेगा तो एक सामान्य स्टोरी टेलर से बहुत अच्छा स्टोरी टेलर वो होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, ये इंडस्ट्री जो ब्रॉडकास्ट, इंडियन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम और साइज इतना बड़ा है कि जीडीपी के एक हिस्से में इसका दखल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री से जिन चीज़ों को फ़ायदा होता है उसको ये इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हाथों हाथ लेती है। जी। तो फॉरेंसिक का जो स्कॉलर है या जो जिसने पढ़ाई की है, असल में मेरे हिसाब से जितना फ़ायदा मुझे मिला, मेरे हिसाब से वो इंडस्ट्री के लिए बेस्ट स्टोरी टेलर होगा। वो अपनी कसौटी पे, वो अपने तर्क पे, जो वैज्ञानिक तर्क है उस पे घटनाओं को रख के परखेगा तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और वो स्कॉलर
जो कि आज सिर्फ एफएसएल और स्टेट के भरोसे है, उसके लिए एक नया उसके लिए एक आयाम नया आयाम खुलेगा, एक नई रोशनी उसको, न केवल उसको मिलेगी, समाज को भी रोशनी वो देने में बहुत सक्षम होगा। साथियों, इनका एक और पहलू है जो मैं एक और अनफोल्ड करना चाहता हूँ इनके बारे में, कि ये एक ऐसे पत्रकार हैं मेरी जानकारी में जो बहुत बार विदेश जाते रहते हैं, पत्रकारिता के पर्पज के लिए नहीं, फोरेंसिक के लोग, फोरेंसिक के इंस्टीट्यूट इनको इनवाइट करते हैं। अभी ये न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, ये मुझे भी आमंत्रित कर रहे थे कि आपको भी वहाँ जाए करके और अच्छा एक मौका मिलेगा। और न्यूयॉर्क में जानता हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी पॉपुलर है, वहाँ का फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। उसके अलावा ये जिनेवा अभी होकर के आए हैं। तो इन्होंने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे बताई अभी, जिसको लेकर के मैं भी बड़ा उत्साहित रहता था और मैं छात्रों को बताता भी हूँ अक्सर, कि भाई आप केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ध्यान ना दें, केवल उसी पर डिपेंडेंट ना हो कि कभी फोरेंसिक साइंस में आपको हमारे लिए जगह निकलेंगी और मैं उसके लिए आवेदन करूँगा। इन्होंने ये बात का डिस्क्लोजर किया कि फिक्की ने अभी एक डेटा रिलीज किया है जिसमें $100 बिलियन से ज़्यादा, मैं रिपीट करता हूँ, $100 बिलियन से ज़्यादा का एनुअल मार्केट है फोरेंसिक साइंस का, मार्केट साइज, जो टोटल मार्केट साइज है। तो सोचिए साथियों, $100 बिलियन से अधिक। और ये और एक नई बात है इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट आयाम है इसका, कि इसका लगभग 12 से 15% एनुअल ग्रोथ है। आप जरा सोचिए, किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी मार्केट के को आप ले लें, उसकी ग्रोथ 12 से 15% शायद ही किसी मार्केट की हो। नहीं है, नहीं। तो ऐसे में जो अब हमारे नए इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, या जो हमारा जिस तरीके से इंडिया के अंदर फोरेंसिक साइंस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इतने छात्र अभी जो तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आयाम तैयार होने वाला है या हो चुका है। तो आप आइए और उसको ग्रैब करिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना अनुभव करके आए हैं, अभी आप जिनेवा से जो लौटे हैं, थोड़ा सा वहाँ का आपका क्या जानकारी थी, उसको एक नट सेल में अगर आप बताएंगे तो दर्शकों को, जो हमारे श्रोता हैं, उनको फ़ायदा होगा। सर देखिए, यहाँ और यूरोप और बाकी देशों में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे अंतर दिखा, वो अंतर ये दिखा कि वो लोग एजुकेशन के एप्लीकेशन पे ध्यान करते हैं। ये बात ठीक है, अप्रेंटिस या जो आपके जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। दूसरा, उनका जो डिज़ाइनिंग सिस्टम है, वो एजुकेशन को जो डिज़ाइन करते हैं वो एप्लीकेबिलिटी पे डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी पौधे को बड़ा करना है तो नॉलेज का इस्तेमाल उस पौधे के पर्सपेक्टिव में वो कोर्स बताएंगे। हमारे यहाँ जो थोड़ी सी विडंबना है, हालांकि चीज़ें बहुत सुधर रही हैं, कि इंडस्ट्री को और एजुकेशन को इंटीग्रेट नहीं किया गया है। वहाँ का इंटीग्रेशन है, इसलिए वो इस तरीके की नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं जी। यानी कि जो उनकी नॉलेज है वो इंडस्ट्री से लिंक करती है। दूसरा सर, आज कोई भी फॉरेंसिक पढ़ने वाला बच्चा, उसके दिमाग में दो ही चीज़ होती है कि भाई या तो हम एफएसएल में जाएंगे या हम पुलिस में जाएंगे। ठीक बात। अब सोचिए, ग्लोबल इनसाइट का डेटा है, ये बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। फिकी की जो ब्रांच है, बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। उसके हिसाब से जो मार्केट साइज है, ये 100 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट है और ये ग्रोइंग साइज है। दूसरा कि सर, जो जिन्हें टॉप 4 कहा जाता है या टॉप 3 कहा जाता है जी, अब जैसे इंडस्ट्री साइड में कह रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्री साइड में हिंदुस्तान की टॉप 4 कौन है? PwC, डेलॉयट, EY। यस सर, इन कंपनियों ने अपनी फॉरेंसिक डिवीजन शुरू कर रखी हैं और अपना बड़ा बिजनेस का शेयर वो फॉरेंसिक सर्विसेज कर रही हैं और उसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रही हैं। यस, फ्यूचर को देखते हुए। यस, फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, वो फॉरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं, वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कॉर्पोरेट का। दूसरा सर, स्टेट और पब्लिक, इसका मॉडल बहुत छोटा है। बड़ा मॉडल तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एरिया है उसका। तो सर, जो बड़ा एरिया होगा वहाँ पे क्राइम, जांच, फ्रॉड का स्कोप ज़्यादा है। तो जैसा कि आपका सवाल था कि बच्चों से यही कहूँगा कि वो 20% में नफा से 80% की जो दुनिया है उसको देखें। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो साथियों, खास करके प्यारे बच्चों, जो बडिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए हमारे राय साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जो मार्केट का जो साइज है आपके फील्ड का, फोरेंसिक साइंस का, वो बहुत वृद्ध है और उसकी ग्रोथ फिनोमिनल ग्रोथ है।
तो आप बहुत सही टाइम पे इसमें एंटर कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप पूरे जोश खरोश के साथ उठिए और जैसा हमारे राय साहब ने नए नए आयाम तैयार किए, ये चाहते तो कहीं भी फोरेंसिक किसी लेबोरेटरी में जा सकते थे, कोई और भी करियर चुन सकते थे, तो इन्होंने एक नया वेंचर शुरू किया और वो था मीडिया। और उसके बाद भी इन्होंने अपने ज्ञान को या अपना जो सीखने की जो इनके अंदर इच्छा थी उसको इन्होंने जागृत रखा, बहुत सारे और डिप्लोमा कोर्स किए और आज भी इनकी न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी पहचान है। और जिन इंस्टीट्यूट में इनको बुलाया जाता है उससे पता चलता है कि इनका जो ज्ञान का जो स्तर है वो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे अब आप ये बताइए कि आज आप हमारे यहाँ यूपी SIF के छात्रों से, स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने उनको ये सारी चीज़ें बताई, आपका क्या संदेश है हमारे इंस्टीट्यूट को और हमारे जो स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन होता है उनके भविष्य के को देखते हुए आप उनको किस प्रकार से देखते हैं कि वो किस स्तर के बच्चे हैं हमारे, और आप उनका कैसा असेसमेंट करते हैं? देखिए, जो बच्चे आज जिन बच्चों से मिला, आप यकीन मानिए कि इतना बेहतर मैं भी नहीं था अपने टाइम में। तो यानी कि ये जो जनरेशन है ये बहुत एडवांस जनरेशन है, टेक्नोलॉजिकली हमसे ज़्यादा सक्षम है, एडवांस है। इनके ऊर्जा का स्तर और इनका सपोर्ट सिस्टम हम लोगों के ऊर्जा और सपोर्ट सिस्टम से बहुत बड़ा है, यानी कि ये हमसे ज़्यादा सक्षम है और आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन थे। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में एक इतने बेहतरीन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का चलना सरकार की जो ये नियत है। जी बिल्कुल ठीक ये एक बहुत ही अच्छा लगा एक पत्रकार के तौर पे कि एक स्टेट जिसको बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज उस स्टेट में क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ने के वैज्ञानिक तरीकों के लिए संस्थान चल रहा है। एक नया संस्थान बनाया जा रहा है, और वो भी विश्व स्तर का। जी, तो ये बड़ा अच्छा रहा। और जो यहाँ की टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी थी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में बैठ के दिल्ली का एहसास। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आपने कहा जी। और हमारे लिए ये कॉम्प्लीमेंट भी है कि आपको जो है कि जिसे कहते नहीं है कि वो सर्दी में भी दे गर्मी का एहसास, तो हमें लखनऊ में खास करके यहाँ बैठ करके हम आपको ये कहना ये है कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान है आपको यहाँ वैसी फील हो रही है। तो मैं इसके लिए भी आभारी हूँ कि आपने हमारा जो असेसमेंट है वो बहुत ऑब्जेक्टिव भी किया और सही किया। तो ये एक, अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे जो यंग फोरेंसिक जो हमारे बडिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जिनका फ्यूचर है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी कोर्स किए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप कहना चाहते हैं कि वो कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं? सर देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट सिर्फ अपने जो पाथ है उसका उससे 1.5 डिग्री मुड़ जाए तो वो तो दिशा विहीन हो जाएगी। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। ठीक बात है। यानी कि जो न्यूयॉर्क जाना है जिसको 1.5 सेंटीमीटर के रिफ्लेक्ट अगर हो जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। थोड़ा सा आपको अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव करना चाहिए। जैसे कि ऐसा थोड़ा ना है कि न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरता था, ठीक बात, तो उससे पहले भी गिरता था। बिल्कुल, न्यूटन ने एक अलग नजरिए से उसका विजन था, हाँ। देखा उसने। हाँ, अब फॉरेंसिक साइंस को भी एक परंपरागत तरीके से ना देख के उसको ज़रूरतों के गैप को पकड़ के उसमें इनोवेशन करिए। मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूट से 10 बच्चों में मुझे न्यूटन दिख रहा है, बशर्ते वो उस चीज़ को देखने की कोशिश करें, ठीक और बात, उस चीज़ को डेवलप करें। दूसरा कि इतनी अपार संभावनाएं हैं, इतना बड़ा बाजार इन बच्चों का इंतज़ार कर रहा है, तो ये कहीं से भी सोचना कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। कम से कम अगले 10 साल सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये बात मैं भी कहता हूँ अक्सर कि जो अभी कम से कम आप 10 साल कह रहे हैं, मेरा तो मानना ये कि कम से कम 2 दशक में चाहे वो कोई भी और टेक्नोलॉजी भी है उसमें बहुत बड़ा आयाम, बहुत बड़ा शेयर फॉरेंसिक साइंस का होगा। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो ये आपका जो आपने ना केवल भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में काम करके बल्कि विश्व फलक पे भी आपने अपनी पहचान बनाई है। मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ जो हमारे फोरेंसिक साइंस के, साइबर सिक्योरिटी के, DNA फोरेंसिक्स के जो बच्चे हैं, और ख़ास करके मैं एक चीज़ और आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि अभी हमने एक नया जो कोर्स हमने लॉ का शुरू किया, उसमें हमने लॉ विद लैब्स का एक नया कंसेप्ट लाए हैं। अच्छा। और वो ये कंसेप्ट है, और संभवतः आप इस बात को
सहमत होंगे कि ये विश्व का पहला हमारा ऐसा प्रयास है जो बड़ा सार्थक भी हो रहा है। अभी आज कॉर्नल से भी एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा, और वो है लॉ विद लैब्स। उसमें जो लीगल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें हम फोरेंसिक साइंस का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे डीएनए कैसे किया जाता है, डीएनए का एक्सट्रैक्शन, डीएनए की एनालिसिस, डीएनए की रिपोर्टिंग, ताकि कल जब वो फील्ड में जाएं, जब वो जज बने, प्रोसिक्यूटर बने, पुलिस वाले बने, डिफेंडर बने, तो उनको रिपोर्टिंग के बारे में सही जानकारी हो, ताकि कोई उनको मिसलीड ना कर सके। तो ये एक हमने एक नया आयाम हमने फोरेंसिक साइंस और लॉ उसका फ्यूजन किया है। बहुत ही तो ये इस पे कुछ आप अगर कहना चाहें, चूँकि आपका एक वृद्ध आयाम रहा है। तो देखिए सर, प्रयोग ही आविष्कार कराता है। बिल्कुल, प्रयोग ही जीवन है। प्रयोग ही जीवन है। ठीक बात है। और विज्ञान तो प्रयोग का की मतलब जननी है। बिल्कुल। तो नो डाउट सर, लॉ को लैब के साथ कनेक्ट करना एक बड़ी अच्छी सी, मैं आपको बात बताता हूँ। मैं अपनी पीएचडी के लिए रिव्यू जो पेपर के सामने गए थे। हाँ, रिव्यू के लिए मैं पेपर्स पढ़ रहा था। एक मुझे पेपर मिला, ये पेपर मैं शायद नाम अभी भूल रहा हूँ उस ऑथर का। उसका टॉपिक ये था कि CSI इफेक्ट इन जूरर्स। ओके। CSI इफेक्ट मतलब कि जो चीज़ हम टीवी पे देखते हैं या सुनते हैं जी, या फिल्मों में देखते हैं, उसका अपने रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है। अब उसने, रिसर्चर ने पाया कि जो जूरर्स थे वो बैठे होते थे, तो फिल्मों में जो फॉरेंसिक साइंस देखते थे वो डिमांड वो प्रोसिक्यूशन से करते थे। अच्छा। और कहते थे कि भैया ये इस तरीके से करके लाइए, ये तुम बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। इस पे स्टडी की। तो देखिए, अगर जूरर्स या जजेस या जो लीगल जुडिशियल सिस्टम है उसके सारे स्टेक होल्डर्स को सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो वो इसी तरह के ब्रेन बायस का शिकार होगा, और अल्टीमेटली जो जस्टिस डिलीवर करने का प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं होगा। तो ये वाकई बहुत बड़ा कदम है। ये रिसर्च पेपर आज से 20 साल पहले लिखा गया था। बहुत बढ़िया बात है। और ये प्रयोग जो आपने यहाँ किया है, ये मेरी जानकारी में ये अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग है, जिसमें कि उस स्टेक होल्डर को वो कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी है, जानकारी होगी। तो इस तरह के CSI इफेक्ट को ये एलिमिनेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ ऐसा कोई मोटो, कोई इस तरीके का कोई सरमन, कोई ऐसी सूक्ति वाक्य बताएं कि ताकि हमारे जो यंग जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बडिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, उनको मोटिवेशन मिले और उनको एक सीख मिले कि किस तरीके से वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं और एक उन्नत रूप से हमारे देश और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। देखिए, एक ही बात है सर, जब आपको आपके काम में मज़ा आने लगता है तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो पहला है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो उस पढ़ने में मज़ा लेना सीख लो, मन से करिए उस काम। हाँ, उसमें आनंद लीजिए। आनंद नहीं आएगा तो 1 घंटे की पढ़ाई में पेट भी दर्द होगा, मन भी नहीं लगेगा, नींद भी आएगी। और अगर मज़ा आने लगेगा तो आप पूरी रात जग के पढ़ सकते। मतलब लगन से काम करिए। लगन से काम करिए। ये बात आपने ठीक कही कि जिस भी काम करिए उसको शिद्दत के साथ करिए, पैशन के साथ करिए। जब तक आप में कोई काम करने का जुनून नहीं होगा तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और जिसके अंदर जुनून है उसे मंजिल मिलनी ही मिलनी है। तो आपने आज अपना बहुमूल्य समय दिया, ना केवल हमारे संस्थान को बल्कि हमारे दर्शकों के लिए भी। एक जो आपने काफ़ी सारे जो अपने अनुभव बताए, अपने देश के भी और विदेश के भी जो आपकी यात्राएं रहीं, तो और आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, उसके लिए भी हम अपने संस्थान की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।